तो बिल्कुल दोस्तों, सभी अध्यापक एवं सभी अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको गणित शिक्षण से रिलेटेड वीडियो आपको डेली टू डेली दे रहे हैं। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर आपके रीट एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल हमारे चैनल पर आपको कुछ भी ऐसा अनुसंधान यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसपे आपके रीट एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। तो हम वही कराएंगे जो सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके मेंस एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी से पहले हम पात्रता को पास कर लेते हैं, फिर पात्रता के बाद मेरे प्यारे साथियों आपके मेंस एग्जाम में भी भूमिका निभाएंगे ऐसे ही। तो दोस्तों, जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपको वीडियो तो अच्छी लग रही है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ठीक है, तो बिल्कुल गणित शिक्षण की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देखने जा रहे हैं कि उसकी समस्या एवं त्रुटि विश्लेषण। आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, गणित शिक्षण व उसकी त्रुटियां और उन त्रुटियों से संबंधित विश्लेषण। ठीक है, जिसमें से मेरे प्यारे साथियों 2 से 3 क्वेश्चन, क्या प्यारे साथियों, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सभी को पूरा वीडियो देखना है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज मेरी आवाज़ थोड़ी वीक है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, तो समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आप सभी को बताना है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आपके ऑप्शन है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपको मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। बिल्कुल आप आज के इस क्लास में गणित शिक्षण को पूरा खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल आपने चारों क्लास देख ली होंगी, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लें। बिल्कुल आपको बताना है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आप सभी को पता है, जब हम कोई चीज मेरे प्यारे साथियों प्रत्यक्ष देख लेते हैं, जब हम कोई चीज प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते मेरे प्यारे साथियों। तो प्रत्यक्ष अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रक्षेपित सामग्री, अगर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता मेरे प्यारे साथियों तो दूसरे नंबर पर हम इसे प्राथमिकता देते और तीसरे नंबर पर अप्रक्षेपित सामग्री को प्राथमिकता देते। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी चीज का अनुभव कर लेते हो तो उसे नहीं भूलते हो। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आए हुए क्वेश्चन है, रीट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, सभी साथी ध्यान देंगे और इसकी व्याख्यात्मक तरीके से आपको बताने वाले हैं। अगर ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन कोई बनता है फ्यूचर में या फिर आपके एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा अगर ध्यान से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते मेरे प्यारे साथियों जी। तो शिक्षा का उद्देश्य किसी बालक का संपूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति से अधिगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिगम एक सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के लिए अनुभव होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अनुभव होना जरूरी है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पता हो तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने एवं संशोधित करने या परिष्कृत करने हेतु अधिगम अनुभव अत्यंत आवश्यक होता है। अनुभव का सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष या मूर्त अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब प्यारे साथियों आप शिक्षक बन जाओगे, आपके अंदर जो अनुभव है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे पास किया, आप अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे तो प्रत्यक्ष अनुभव यानी एक व्यवहार से परिवर्तन लाने के लिए अनुभव में सबसे अधिक जो शिक्षण होता है वो टीचर के अंतर्गत होता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में अधिगम कार्य मूर्त स्थूल से रूप में सरलता के साथ करवाता है, जिसके कारण ग्रहण किया गया ज्ञान स्मृति पटल से अधिक समय लेता है। ठीक है, बिल्कुल, जैसा कि अधिक समय लेगा तो अधिक समय तक टिकेगा भी। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपका अधिक समय तो ले सकते हैं लेकिन वह ज्ञान टिकेगा। ठीक है, इस संबंध में एडलर डेल ने अनुभव शंकु प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियां, सामग्री और उपकरण विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार के सहयोगी होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रख लेना है। एडलर डेल ने मेरे प्यारे साथियों अनुभव शंकु प्रस्तुत किया, जिसमें बताया है कि अनुभव क्या होता है। बिल्कुल साथियों, आप देख पा रहे होंगे अनुभव क्या होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एडगर डेल का, किसका मेरे प्यारे साथियों? एडगर
डेल का क्या है मेरे प्यारे साथियों, अनुभव शंकु है। इसमें उन्होंने बताया था कि सबसे पहले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव इंपोर्टेंट होता है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे साथियों नियोजित कृत्रिम अनुभव होता है। तीसरे नंबर पर अभिन्यात्मक भागीदारी होती है। चौथे नंबर पर प्रदर्शन होता है। पांचवें नंबर पर भ्रमण होता है। छठे नंबर पर प्रदर्शित सामग्री होती है। सातवें नंबर पर चलचित्र होता है। आठवें नंबर पर स्थिर चित्र होते हैं। 10वें नंबर पर मेरे प्यारे साथियों रेडियो प्रसारण होता है। 11 नंबर पर दृश्यात्मक प्रतीक होते हैं। आपको अगर याद हो जाए तो याद कर लेना, वरना प्रत्यक्ष मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। आपको इतना याद रख लेना है, किसने अनुभव शंकु किसने दिया है, एडगर डेल ने दिया है। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है, बिल्कुल। इस शंकु में शीर्ष से आधार की ओर बढ़ने पर विभिन्न उपकरणों या सामग्रियों से होने वाले अनुभव के बारे में बताया है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो शिक्षण सूत्र मेरे प्यारे साथियों जटिल से सरल की ओर करते हैं। जो अनुभव जन्य जो शिक्षण सूत्र मेरे प्यारे साथियों जटिल से सरल की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। जैसे ही आधार तल पर पहुंचते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हमें शिक्षण अधिगम का सबसे अधिक प्रभावशाली बनने वाले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति होती है। शिक्षण अधिगम का प्रारंभिक चरण ऐसे ही वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभवों को शुरू होता है तथा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रत्यक्ष अनुभवों का स्थान अप्रत्यक्ष अनुभवों तथा अमूर्त चिंतन ले लेता है। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, याद रखने वाली चीजें हैं कि जो आपके शिक्षण अनुभव होते हैं वो जटिल से सरल की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्षियों से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे कि 0.4 इंटू 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। डायनेसी ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा या फिर ग्राफ पेपर, इन सभी चीजों के बारे में हम पहले देखेंगे। उससे पहले आपको अगर पता है मेरे प्यारे साथियों, तो दो दशमलव संख्याओं का गुणन करने के लिए 0.4 इंटू 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन कौन सा हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो बिल्कुल साथियों आपने पढ़ा होगा कि ये सब चीजें ग्राफ पेपर में सिखाई जाती हैं। कहां पर सिखाई जाती है, ग्राफ पेपर में सिखाई जाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ग्राफ पेपर हो जाएगा। सभी चीजों को देखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भोजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए या फिर उन्नयन कोण के मापन के लिए। गणित में स्लाइड रूल होती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो उसका क्या उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों, गुणन एवं भोजन के लिए, भाजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए या फिर उन्नयन कोण के मापन के लिए। सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल साथियों, जो स्लाइड रूल होती है मेरे प्यारे साथियों, वो गुणन और भाजन के लिए होती है। किसके लिए होती है, गुणन और भाजन के लिए होते हैं। सभी के बारे में जानेंगे, बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है जी। जो आपका मेरे प्यारे साथियों गिनतारा है, जिसे अबेकस भी कहते हैं, यह एक छोटा सा उपकरण है जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या ज्ञान देने हेतु किया जाता है। इसकी सहायता से प्राथमिक स्तर के बच्चों को आसानी से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान की अवधारणा को समझाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सभी चीजें याद आनी चाहिए। बिल्कुल जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको गिनतारा पकड़ा दिया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इससे हम क्या करेंगे, सर इससे क्या करेंगे। तो गिनतारा के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है मेरे प्यारे साथियों एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए संख्या ज्ञान देने हेतु इसकी सहायता से प्राथमिक स्तर के बच्चों की आसानी से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल और स्थानीय मान की अवधारणा को समझाया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, गिनतारा क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, जोड़, घटाव, गुणा, भाग गिनतियों की सहायता से करते हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया, गिनतारा रख दिया मेरे प्यारे साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला है आपका डायनेसी ब्लॉक। डायनेसी ब्लॉक होता है, डायनेसी ब्लॉक सामान्यतः
रबड़ या प्लास्टिक के बने ब्लॉक्स होते हैं जिनका उपयोग बुनियादी गणितीय अवधारणाओं जैसे जोड़, घटाव, संख्या, गिनती, स्थानीय मान को सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायनेस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वैसे ही गिनतारा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आपको दोनों याद होने चाहिए, गिनतारा और डायनेस ब्लॉक का मेरे प्यारे साथियों जोड़, घटाव, संख्या, गिनती और स्थानीय मान के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ चुके होंगे। अगला है मेरे प्यारे साथियों ग्राफ पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से बना था, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। यह दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दशमलव संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा आदि क्रियाओं की संकल्पनाओं को समझाने के लिए यह उचित साधन है। जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे साथियों दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो आपको बता देना है। बिल्कुल पुनीत सर ने पढ़ाया था कि ग्राफ पेपर होता है। क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। वही क्वेश्चन पूछा गया था, देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था जी। दो दशमलव संख्याओं का गुणन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। सभी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे प्यारे साथियों जी। अगला है आपका संख्या चार्ट। क्या है मेरे प्यारे साथियों? संख्या चार्ट। दो भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का उपयोग किया जाता है। सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या आदि का ज्ञान कराने के लिए इसके द्वारा कराया जा सकता है। संख्या चार्ट का मतलब संख्याओं का ज्ञान कराएंगे, सिंपल सा है। ठीक है, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे प्यारे साथियों, हम देख चुके हैं। एक बार क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे साथियों, स्लाइड रूल देख लो। स्लाइड रूल का उपयोग गुणन और भाजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सभी क्वेश्चन बनने वाले मेरे प्यारे साथियों जी। स्लाइड रूल यह एक यांत्रिक युक्ति है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में कैलकुलेटर आने के कारण इसका उपयोग सीमित हो गया है। क्या हो गया है? सीमित हो गया है, क्योंकि कैलकुलेटर ने इसकी जगह ले ली है। ठीक है, कैलकुलेटर ने इसका धंधा ठप कर दिया। ठीक है, स्लाइड रूल आप समझ चुके होंगे। यह एक यांत्रिक युक्ति होती है, इसका उपयोग गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है नेपियर पट्टियां। सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपका। नेपियर पट्टियां गणित में अधिगम सहायक सामग्री होती हैं। इसमें लंबी लंबी पट्टियां होती हैं जिसमें 0 से 9 तक नंबर लिखे होते हैं। शीघ्र गुणन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी आपको फास्ट गुणा करना है तो नेपियर पट्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। नेपियर पट्टी दोस्तों लंबी लंबी पट्टियां होती हैं जिनसे बड़ी बड़ी संख्याओं का जल्दी से फास्ट से गुणा हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। बच्चों को सिखाने के लिए चीजें हैं, आपको याद रख लेनी है। नेपियर पट्टियां गुणनफल के लिए होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे मेरी आवाज के प्रति। ठीक है, टेनाग्राम। इसमें वर्गाकार आकृति को विभिन्न प्रकार के 5 या 7 भागों में काटा गया होता है। इसमें विद्यार्थी द्वारा इन काटे गए भागों को जोड़कर अलग अलग आकृतियां जैसे जानवर, मनुष्य, वस्तु, अंक आदि बनाई जाती हैं, जिसमें बालक में दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन की समझ विकसित होती है। इसके सभी भागों को जोड़कर पुनः वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। यानी प्यारे साथियों टेनेग्राम होता है, यह एक वर्गाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? वर्गाकार आकृति होती है जो कि 5 या 7 भागों में काटी गई होती है। इसको हम 5 से 7 भागों में बराबर हिस्सों में काट दें। इसमें विद्यार्थी द्वारा इन काटे गए भागों को जोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाने के लिए होता है, जैसे जानवर की आकृति, मनुष्य की आकृति, वस्तु, अंक आदि बनाई जाती हैं, जिससे बालक में दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन की समझ विकसित हो जाती है। सभी भागों को जोड़कर पुनः वर्ग किया जा सकता है, यानी इनको फिर द्वारा जोड़कर वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। टेनाग्राम आपने गेम खेला होगा पहले बचपन में। आप जब कोई 5 रुपए वाले वो आते हैं ना, वो कोई
चीज़ खाते थे, उसमें आपके जो एक चीज़ निकलती थी खिलौना, वो टूटा फूटा हुआ होता था, उससे हम जोड़ते थे, फिर वैसे ही उसी आकृति में यानी एक टैटू से खिलौना बनाते थे, कार बनाते थे। आपको बचपन में याद आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते थे, टेलीग्राम कहते थे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टेलर फ्रेम, टेलर फ्रेम यह उपकरण दृष्टि दोष वाले बच्चों को गणित सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो टेले फ्रेम होता है मेरे प्यारे साथियों, यह उपकरण दृष्टि दोष, जिनको दिखता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, उनको गणित सिखाने के लिए किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बीमार होने के बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी रीट पात्रता मेरे चैनल की वजह से पास हो जाए और आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो आपका रीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पास तो होना ही है, आपने मेरी सारी वीडियो देख ली तो पास तो होना ही होना है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपके रीट एग्जाम में अच्छा स्कोर होना चाहिए, जब आप किसी को देखने दिखाने लायक नंबर लेके आ सके, ठीक है। जियो बोर्ड, अगला है मेरे प्यारे साथियों जियो बोर्ड। यह लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिस पर अनेक कील लगी होती हैं। जियो बोर्ड पर रबर बैंड या धागे के इस्तेमाल से बच्चों को खुली व बंद आकृति को सिखाया जाता है, जैसे त्रिभुज, वर्ग, परिधि, क्षेत्र, आयत आदि को सिखाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रख लेना है, जियो बोर्ड होता है मेरे प्यारे साथियों, यह लकड़ी का बना होता है, एक बोर्ड होता है जिस पर अनेक कील लगी होती हैं। जियो बोर्ड पर रबर बैंड या धागे के इस्तेमाल से बच्चों को खुली व बंद आकृति सिखाई जाती है। सिंपल से याद रख लेना है जी। अगला है आपका मेरे प्यारे साथियों जियो बॉक्स। जियो बॉक्स मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा जियो बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वही होता है सेम। प्रोजेक्टर कोण के मापन हेतु किया जाता है। याद रख लेना, प्रोजेक्टर फिल्म देखने के लिए नहीं किया जाता मेरे प्यारे साथियों, प्रोजेक्टर कोण मापने के लिए भी किया जाता है। गणित में किसके लिए किया जाता है, कोण मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कोण मापन के लिए किया जाता है। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम टाइम पर, ठीक है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के निर्माण होते हैं जो समकोण और न्यून कोण आदि को नापते हैं, ठीक है बिल्कुल। अगला है जियोजेब्रा। यह गणित संबंधी अध्ययन हेतु एक मुख्य वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है। किसी रेखा या लंब खींचने, समांतर रेखा खींचने आदि के लिए की जाती है। यह डेस्कटॉप पर चलती है मेरे प्यारे साथियों। यह जियोब्रेबा एक वेबसाइट है जिससे मुझे कोई एक सीधी रेखा खींचनी है, या फिर मुझे कोई लंबी रेखा खींचनी है, या फिर मुझे इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर स्केल कहाँ से लेके आएंगे, समझ गए जी। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, इस उपकरण का उपयोग कोणीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग जहाज रानी यानी नेविगेशन में होता है। आपने सुना होगा, जो आपका देखो एक तीर सा होता है ना नेविगेशन में, आपने अगर गूगल मैप्स यूज किया हो तो वो क्या होता है, कोणीय दूरी नापता है और आपको दिशा का ज्ञान कराता है, ठीक है। इसका उपयोग कोणीय दूरी मापने के लिए और अधिकतर उपयोग जहाज रानी नेविगेशन में होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर। हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर यह एक संयुक्त उपकरण होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसका प्रयोग उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ इवैल्यूएशन और अवनयन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने हेतु किया जाता है। सभी साथी समझ गए होंगे, जो हिप्सोमीटर होता है मेरे प्यारे साथियों, उन्नयन कोण और अवनयन कोण के प्रयोग के लिए किया जाता है। प्रोपोर्शनल डिवाइडर, प्रोपोर्शनल डिवाइडर इस यंत्र का उपयोग मेरे प्यारे साथियों विभिन्न आकृतियों, रेखा चित्रों आदि को बड़ा छोटा करने में किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, इनको याद कर लेना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लेना पुनीत सर राजस्थान वाले टेलीग्राम चैनल। पूरे राजस्थान में छा जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक शेयर तो कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट करेंगे। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल विधि के आधार पर, रटने का, आगमन का, या फिर निगमन का? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे जी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके जस्ट सामने हूँ, ऐसा फील करो आप क्लासरूम में बैठो, क्वेश्चन पेपर हो रहा है और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है
बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी कक्षाओं में मेरे प्यारे साथियों छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे सिखाओगे मेरे प्यारे साथियों, तो मनोरंजन एवं खेल विधि के आधार पर सिखाओगे। मुझे कमेंट करके बताना कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे, खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है जी। अब तुम्हारे सामने ही आ चुका है फ्रॉवेल किंडरगार्टन का जनक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक उत्तम विधि है जिसमें गणित की कक्षा को खेलों के माध्यम से आनंददायक, मनोरंजक व रुचिकर बनाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फ्रॉवेल ने स्कूल को बाग, शिक्षक को माली तथा बालक को पौधे की संज्ञा देते हुए कहा है कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली देख रेख में स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें बालक रूपी पौधा होता है, विद्यालय एक बाग है और पौधा और जो शिक्षक है वो क्या है, एक माली है। वो उन फूलों को पानी देकर उनको अच्छे से देख रेख कर कर उनको सुशोभित कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मॉन्टेसरी विधि क्या कहती है मेरे प्यारे साथियों, यह विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रस्तुत की गई जो मनोवैज्ञानिक विचारों पर आधारित है। इसमें बहुत सी खेल गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना जो मॉन्टेसरी विधि है वो भी खेल विधि से संबंधित है। ठीक है, डाल्टन विधि, इस विधि में मेरे प्यारे साथियों कच्चा कच्छ को एक प्रयोगशाला माना जाता है जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। यानी डाल्टन विधि में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इस विधि में कच्चा कच्छ को एक प्रयोगशाला माना जाता है जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हेनरी कॉल्डवेल कुक। क्या है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। आधुनिक युग में कॉल्डवेल कुक ने शिक्षण की एक नई विधि प्रस्तुत की जिसे खेल विधि कहा जाता है। कॉल्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक द प्ले वे में बताया है कि बालक पूर्ण हृदय से कार्य तब करता है जब वह खेल रहा होता है। ठीक है, इसके गुणों की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो बच्चों में गणितीय सोच का विकास किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उनके अधिगम अनुभव को स्थायी व प्रभावी बनाया जा सकता है। खेल खेल में सिखाओगे तो परमानेंट हो जाओगे। इस विधि में बच्चे भयमुक्त रोचक वातावरण में गणितीय का ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। यह वंचित अभिवृत्तियों व कौशलों के विकास में सहायक होती है। सभी लोग समझ चुके होंगे जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं लागू नहीं होती। आपकी ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि या फिर व्याख्यान विधि। मैंने जो आपको अभी विधि पढ़ाई वो खेल विधि से संबंधित थी। ठीक है, तो आपको कौन सी विधि इनसे अलग दिख रही है। बिल्कुल साथियों, आप इनको खुद से आंसर देने की कोशिश करो। आपका गलत हो जाता है मेरे प्यारे साथियों तो आपको याद तो हो जाएगा जी। मॉन्टेसरी खेल से संबंधित है, किंडरगार्टन भी संबंधित है, डाल्टन भी संबंधित है, लेकिन जो व्याख्यान है मेरे प्यारे साथियों यह व्याख्यान खेल विधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, समझ चुके होंगे जी। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है। आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ये शिक्षण सूत्र आपको काम आने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो सभी को याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा जो सामान्य से विशिष्ट चलती है। और आगमन विधि मेरे प्यारे साथियों विशिष्ट से सामान्य चलती है। किससे चलती है, विशिष्ट से सामान्य चलती है। सर इसे कैसे याद रख सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य कौन सी चलती है और सामान्य से विशिष्ट कौन सी चलती है। आपको देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप इन दोनों में से कभी भी पढ़े मेरे प्यारे साथियों तो आपको एक विधि याद कर लेनी है। कोई सी भी एक विधि याद कर लो, आगमन निगमन में से एक विधि याद कर लो और उसका अपोजिट आगमन को ठहरा दो। मैंने आज तक कभी भी दोनों को साथ साथ नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों। एक विधि को पढ़ो आप अच्छे से, एक विधि को पढ़ो और एक विधि का ही शिक्षण सूत्र याद कर लो। ठीक है, फिर क्या होगा जब आप निगमन के याद कर लेते हो तो आगमन के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विधि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, याद कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, गणित में किस विधि
में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। यानी सबसे पहले नियमों की सहायता लेते हैं संश्लेषण में, विश्लेषण में, आगमन में या फिर निगमन में। सभी साथियों को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, आपने पढ़ा होगा कि निगमन विधि में मेरे प्यारे साथियों नियमों का प्रयोग करके फिर कहाँ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, सूत्रों की तरफ जाते हैं। नियमों से सूत्रों की तरफ जाते हैं तो कौन सी विधि में जाते हैं, वो हमारी निगमन विधि में जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह निगमन विधि यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम, मेरे प्यारे साथियों, नियम बताया जाता है। उसके बाद उस नियम से संबंधित उदाहरण विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा विद्यार्थी उस नियम से उस उदाहरण को हल करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बिल्कुल। निगमन विधि के सिद्धांत आपको याद रख लेने हैं। सामान्य से विशिष्ट चलते हैं, मैं आपको बता दिया है। एक विधि याद करनी है, सिद्धांत से उदाहरण चलती है, नियम से प्रश्न चलती है और सूक्ष्म से स्थूल चलती है। इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी, आगमन हो जाएगी। सर कौन सी हो जाएगी, आगमन हो जाएगी। ठीक है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। गुण और दोष की बात करें निगमन विधि की, तो इसके गुण होते हैं बड़े बच्चों हेतु उपयोगी, प्रश्न हल करने में समय कम लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं, खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं होता, अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता, तार्किक सोच करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता, अध्यापक केंद्रित होती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। ठीक है, याद कर लेना है बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जी, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला या फिर परियोजना विधि। अलग अलग भागों को जोड़ना मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, देखो जब एक भाग को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो विश्लेषण हो जाती है। टुकड़ों में बांट देना क्या हो जाती है, विश्लेषण हो जाती है। और टुकड़ों को जोड़ देना मेरे प्यारे साथियों संश्लेषण हो जाती है। इन दोनों में से भी आपको एक ही याद रखनी है, एक ही आपके काम में आएगी, तो बिल्कुल एक ही याद आपको रखनी है। ठीक है, सभी साथी समझ गए होंगे कि अलग अलग भागों को जोड़ना संश्लेषण होता है और एक चीज को टुकड़ों में बांट देना क्या हो जाता है, विश्लेषण हो जाता है। सभी साथी समझ गए होंगे बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों जी, विश्लेषण विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक विधि है, उससे शब्द विश्लेषण से बना है, जिसका इकट्ठी हुई वस्तुओं अथवा भागों को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। यानी विश्लेषण तो क्या कर देगी, अलग अलग कर देगी, यानी टुकड़ों में बांट देगी। ठीक है, टुकड़ों में बांट देगी और जो संश्लेषण है वो इकट्ठा कर देगी। इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या की तरह तक पहुंचने और उसे सुविधापूर्वक हल करने में दृष्टिकोण से छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं। इस तरह से ज्ञात का रहस्य खोलते खोलते ज्ञात तक अज्ञात यानी अननोन से ज्ञान तक चले जाते हैं, यानी अननोन से नॉन की तरफ जाते हैं, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हमें यह दिया हुआ है कि ए सत्य है और हमें सिद्ध करना है कि मिथ्य तथ्य सी भी सत्य होगा, तो विश्लेषण विधि के अनुसार निम्न प्रकार से तर्क करना होगा। ठीक है जी, इस प्रकार क्या ज्ञात करना है, इस समस्या को तोड़ने के लिए जो दिया जाता है उसे हम उसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग मुख्यतः निम्न अवस्थाओं में किया जाता है, जैसे कि रेखा गणित। आपको याद रख लेना है, पूछा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको याद रख लेना है रेखा गणित में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, रेखा गणित में किया जाता है। में किसी साध्य यानी थ्योरम या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। बीज गणित में समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जी। संश्लेषणात्मक विधि है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए बिल्कुल प्यारे साथियों। संश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक शब्द संश्लेषण से बना है, जिसका अर्थ अलग अलग वस्तुओं को भागों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि के विपरीत व पूरक विधि है। इस विधि में किसी समस्या की ज्ञात सूचनाओं को एकत्रित करके अज्ञात तथ्यों या संबंधों को पता लगाया जाता है। अर्थात यह विधि हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है।
इसमें सबसे पहले यह लिखा हो जाता है कि हमें क्या ज्ञात है और क्या दिया हुआ है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको विश्लेषण समझ में नहीं आए तो संश्लेषण याद कर लेना, लेकिन याद करना एक ही, ठीक है, बिल्कुल। इस विधि में अनुमान के आधार पर साध्य में रचना कर उस सिद्ध किया जाता है, किंतु इस विधि में रचना का कारण नहीं दिया जाता। इस प्रकार यह हमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर ले जाती है। यह तर्क आधारित विधि है, जिसमें तर्क इस प्रकार कर दिया जाता है, किसी प्रश्न में ज्ञात जैसे कि अ, ब और स, इसको इससे मिलाकर के क्या किया जा रहा है, संयोजित किया जा रहा है, ठीक है। यह गुण, यह विधि सरल, सूक्ष्म व क्रमबद्ध है। किसी समस्या मुख्यतः गणित में हल को संगठित रूप से प्रस्तुत करने हेतु यह एक उपयोगी विधि है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना आप। इसी कारण पाठ्य पुस्तक में इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इस विधि में समय की बचत होती है, जिसमें पाठ्यक्रम को समय से पूरा कराने में सहायक होती है, ठीक है। अगला है, विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक है। यह विश्लेषणात्मक विधि की पूरक विधि है। विपरीत भी है और पूरक भी है, विपरीत भी है, पूरक भी है, याद कर लेना है, विपरीत भी है और पूरक भी है, विपरीत भी है, पूरक भी है, ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जी। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? निरीक्षण करो और सीखो आधार पर कौन सी विधि आधारित है? सभी लोग बताएंगे मुझे, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों जी। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे। बिल्कुल साथियों, आपके ऑप्शन है आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर प्रयोगशाला विधि काम आती है, ठीक है, समझ चुके होंगे। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग करना पड़ता है और उससे सीख मिलती है, तो सभी लोग समझ चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण क्रियात्मक विधि है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है। गणित एवं विज्ञान ऐसे विषय हैं जो केवल पढ़कर नहीं सीखे जा सकते। गणित एवं विज्ञान का जैसा वास्तविक जीवन में उपयोग है, उससे उस क्रियात्मक रूप में सीखने के लिए यह विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इस विधि में बालक स्वयं प्रयोगशाला में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, क्रमिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा विभिन्न नियमों व सिद्धांतों की रचना करते हैं तथा इनकी प्रयोगों द्वारा सत्यता की जांच करते हुए प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। यह विधि स्थूल सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखने या निरीक्षण द्वारा सीखने आदि शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होती है। सभी को याद होना चाहिए ये चीजें। इस विधि में छात्र स्वयं गतिविधियों में संलग्न होते हुए प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए सीखते हैं, जिससे छात्रों में अवलोकन करना, प्रेक्षण करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना आदि कौशलों का विकास होता है तथा सीखा गया ज्ञान अधिक स्पष्ट और स्थायी होता है। सभी को याद होना चाहिए। गणित विषय में गिनती सिखाने, जोड़ बाकी सिखाने, पहाड़े सिखाने, रेखा गणित में रेखाओं का कोण खींचना, मापना, भागों को बांटना, त्रिभुज व चतुर्भुज की रचना, वृत्त की परिधि ज्ञात करना, वृत्त की परिधि व व्यास में अनुपात ज्ञात करना, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार आदि आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? सभी लोग बताएंगे जी। इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आज आपका दोस्तों गणित शिक्षक से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के, वो मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। प्यारे साथियों, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। सभी साथियों को पता है कि मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी यहीं पर, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।